हेलो एवरीवन। आज है 5 दिसंबर और आज हम 5 दिसंबर से बनने वाले सभी प्रकार की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। किस बैंक द्वारा वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता? तो ध्यान रखिए, इसका सही आंसर है केनरा बैंक। अभी हाल ही में केनरा बैंक द्वारा वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता। तो केनरा बैंक के बारे में बात करेंगे। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है तथा इसके वर्तमान सीईओ LV प्रभाकर है। अभी कुछ समय पूर्व भारत सरकार द्वारा सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया है। तो अब सिंडिकेट बैंक जो है वो केनरा बैंक का ही हिस्सा है। इसका विलय केनरा बैंक में हो चुका है। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। ध्यान रखेंगे, 5 दिसंबर 2014 को 5 दिसंबर 2014 को यूएनओ की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहली बार इसको मनाया गया। तब से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2022 की विश्व मृदा दिवस की थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस। सॉइल वेयर फूड बिगिंस। तो ध्यान रखिए, 2022 की जो थीम है वो है सॉइल वेयर फूड बिगिंस। तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना द्वारा अपने स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे कि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन ट्राइडेंट के माध्यम से एक अभियान चलाकर इस बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया गया। तो इसी के उपलक्ष्य में, इस अभियान के सफलतापूर्वक हो जाने के उपलक्ष्य में वायुसेना और नौसेना द्वारा 4 दिसंबर को इसकी स्मृति पर नौसेना दिवस घोषित किया गया है। तब से प्रतिवर्ष हम लोग भारतीय वायुसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाती है। इस वर्ष इसके 50 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में वायुसेना ने अपनी थीम रखी थी स्वर्णिम विजय दिवस। तो ध्यान रखेंगे, नौसेना दिवस 2022 की थीम है स्वर्णिम विजय दिवस। नौसेना प्रमुख है एडमिरल R हरि कुमार। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे 172 शहरों की सूची में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो उसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। ध्यान रखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क को विश्व का सबसे महंगा शहर 2022 की सूची में शामिल किया गया है। उसके पश्चात सिंगापुर, फिर इसराइल का तेल अवीव, फिर हांगकांग है। न्यूयॉर्क के बारे में ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है तथा यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिए, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है और न्यूयॉर्क का उपनाम बिग एप्पल है। इसको बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है तथा न्यूयॉर्क के जो मूल निवासी है उनको याकी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, न्यूयॉर्क के मूल निवासियों को याकी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा
देश के किन हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा शुरू की गई? तो नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तो उपयुक्त सभी। इन तीनों के लिए ही डिजी यात्रा लॉन्च कर दी गई। डिजी यात्रा भारतीय नागरिक उड्डयन के अधीन एक क्रांतिकारी कदम है तथा 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा को लॉन्च किया गया। इस डिजी यात्रा के तहत फेशियल रिकग्निशन के तहत यात्रियों की पहचान की जाएगी, यानी कि अब चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास होगा और अब बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं होगी। एयरपोर्ट पर आपको बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस है। यह व्यवस्था पूरी तरह से सेंट्रलाइज मोबाइल वॉलेट पर आधारित है तथा इस पर अब आपका चेहरे से ही आपकी पहचान होगी। इसमें आपको बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं रहेगी। तो यह एक पेपरलेस व्यवस्था है एयरपोर्ट पर। तो ध्यान रखिए, डिजी यात्रा भी हाल ही में 3 शहरों नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर में लॉन्च कर दी गई, जो एक क्रांतिकारी कदम है भारतीय एविएशन के क्षेत्र में। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत। ध्यान रखिए, भारत ने यूएनएससी के दिसंबर महीने की अध्यक्षता ग्रहण की है 2022 की तथा यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है इस बैठक में। तो ध्यान रखिए, रुचिरा कंबोज। यूएन सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी परमानेंट और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं नॉन परमानेंट। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है तथा इन पांचों देशों को वीटो पावर प्राप्त होती है, यानी कि निषेधाधिकार वो पावर प्राप्त है। 10 अस्थायी देशों में वर्तमान में भारत भी शामिल है। 10 अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत भी यूएनएससी सुरक्षा परिषद में शामिल होने का प्रयास कर रहा है तथा इसलिए भारत ने ब्राजील, जापान और जर्मनी के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया है जिसका नाम है G4। तो ध्यान रखिए, G4 संगठन ब्राजील, जापान, जर्मनी और भारत के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए स्थायी सदस्यता के लिए काम कर रहा है। ये चारों देश चाहते हैं कि इनको यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता दिया है। ध्यान रखिए, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है तथा इसको विश्व पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यूएनओ के अंग महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, विश्व की संसद। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि किसको विश्व की संसद कहेंगे तो महासभा को, और लघु संसद बोलेंगे तो सुरक्षा परिषद को। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थापित किया गया? तो जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर के चेनानी तहसील के मंतलाई गांव में, ध्यान रखिए मंतलाई गांव में भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र की स्थापना की गई। हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। यह किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ध्यान रखिए, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यह महान अवरोधक प्रवाल भित्ति है जो मूंगे के द्वारा बनाई गई है।
किस आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमलादेवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे, शेखर पाठक की पुस्तक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री से हिस्ट्री किताब को यह किताब चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो उत्तराखंड में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुए पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था तथा इस आंदोलन के मुख्य प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थे। यह आंदोलन उत्तराखंड में उस तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था कि चमोली जिले में हुआ था, जो पेड़ों के वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित था, चिपको आंदोलन। इसी आंदोलन पर आधारित किताब जो शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, को कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है, का विजेता चुना गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो 2022 की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को अभी हाल ही में नोएडा के का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। नोएडा का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसी के साथ लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है तथा इसके पहले कानपुर, वाराणसी और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई थी। नोएडा में पहले से लागू थी। तो इस पर उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी गई है। इनमें ये जिले हैं नोएडा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। तो भारत की उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने भारत को पहली महिला राज्यपाल दी सरोजिनी नायडू के रूप में, जिसने भारत को पहली महिला मुख्यमंत्री दी सुचित्रा कृपलानी के रूप में। तो ध्यान रखेंगे, सुचित्रा कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। इनका नाम है सुचित्रा कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। तो आज हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे प्रवाल भित्ति की चट्टान है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व की सर्वप्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जो लगभग 1920 किलोमीटर लंबी है और यह तट से 32 से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान या कोरल पॉलिप, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 4 दिसंबर को हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। ओके, तो 2026 के कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में संपन्न हुए थे। जबकि भारत में एकमात्र बार 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत में हुए थे नई दिल्ली में, और अभी हाल ही में 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में संपन्न हुए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेल। तो यानी कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में, 19वें राष्ट्रमंडल एकमात्र भारत में आयोजित किए गए नई दिल्ली में 2010 में,
पहले रैसमल खेल हैमिल्टन में और 2026 के रैसमल खेल होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। तो आज के वीडियो का आपसे क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य, नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तथा सही आंसर हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।